गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और यदि आप दोपहर बाद वीडियो देख रहे हैं तो गुड आफ्टरनून, और शाम को देख रहे हैं तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। प्रिय विद्यार्थियों, +2 केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स में लेक्चर में आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन थ्रू ए ग्राफ। यानी ग्राफिकली हम रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम एक ग्राफ खींचेंगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ ए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन a graph is plotted between different value of molar concentration of reactant R and the corresponding value of time as shown in below figure। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर कैलकुलेशन ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एक रेट ऑफ रिएक्शन की कैलकुलेशन के लिए एक ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन डिफरेंट वैल्यू ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर। रिएक्टेंट आर की जो मोलर कंसंट्रेशन है उसकी अलग अलग वैल्यू के लिए, और एंड कॉरस्पेंडिंग वैल्यू ऑफ टाइम, और उसके साथ जो टाइम की वैल्यू है उसके बीच में ग्राफ खींचा जाता है, जैसा नीचे हम फिगर में बनाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक ग्राफ खींचते हैं। वाई एक्सिस पर हम मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेंगे, एक्स एक्सिस के अलोंग हम टाइम की वैल्यू लेंगे। जैसे एक्स एक्सिस के अलोंग हमने टाइम की वैल्यू ली, जैसे हम 5 मिनट लिया, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट एंड 25 मिनट। ये हमने टाइम लिया है इन मिनट्स। और वाई एक्सिस के अलोंग हम ले लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन मोल पर लीटर। जैसे ये 0 कंसंट्रेशन है, जिसे हम ओ पॉइंट भी कह सकते हैं। ये 0.01, 0.02, तीसरे खाने पर 0.03, 0.04, 0.05। और अब हम देखिए 0 टाइम पर
कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की पूरी होगी, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा, यानी टाइम कंज्यूम होता जाएगा, तो कंसंट्रेशन भी रिएक्टेंट की कंज्यूम होती जाएगी और प्रोडक्ट में रिएक्टेंट चेंज होता जाएगा। 0 टाइम पर कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट की है वो 0.05 है। जैसे ही 5 मिनट होगा तो कंसंट्रेशन उसकी घट के काफ़ी कम हो जाएगी, लगभग वो 0.03 के बराबर आ जाएगी। और जैसे 10 मिनट होगा तो कंसंट्रेशन और घट जाएगी और 15 मिनट पे वो लगभग और घटते हुए 0.01 के लगभग आ जाएगी और इस तरह से फिर आगे और कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। तो इसका जब हम ग्राफ खींचेंगे तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा। इस तरह से एक ग्राफ हमने ये बनाया, यानी इट मीन्स ए ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन concentration of reactant for different value of concentration in mole per liter of reactant R and corresponding value of time as shown in figure, time 5 minute, 10 minute, 15 minute, 20 minute and so on। तो इस ग्राफ से हम इसके लिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? माना लेट रिएक्टेंट जो हमारा R है वो चेंज इनटू प्रोडक्ट P में चेंज हो रहा है, और उसके लिए हमने क्या मान लिया, लेट फॉर ए रिएक्शन, ये एक रिएक्शन ली हमने, R चेंज इनटू प्रोडक्ट। लेट हम मानते हैं अब X1 इज द मोलर कंसंट्रेशन का मतलब कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में है ऑफ रिएक्टेंट R एट टाइम T1। हमने क्या किया, इस रिएक्शन के लिए X1 कंसंट्रेशन मान ली रिएक्टेंट R की, किस टाइम पर, एट टाइम T1। जैसे हम यहाँ ये जो टाइम अपना है, इस टाइम पे हम कंसंट्रेशन मान लें कि इस टाइम पर, ये टाइम जैसे हमारा हमने मान लिया ये टाइम अपना है T1। कितना टाइम मान लिया हमने, ये T1, और इस T1 पर कंसंट्रेशन जो हमने मान ली वो मान ली हमने ये कंसंट्रेशन X1। कितनी मानी, X1, जिसकी वैल्यू हमने एक जनरल वैल्यू मानी है, एक्चुअल वैल्यू हमने, क्योंकि वो अलग अलग रिएक्शन के लिए वैल्यू अलग अलग हो सकती है। और T2 टाइम के लिए, जैसे ही हमारा T2 टाइम है, ये T2 टाइम, इस T2 टाइम पे लगभग जो 15 से और 20 के बीच में हम ग्राफ में शो कर रहे हैं, इस T2 टाइम पर जो कंसंट्रेशन है वो हमारी है, वो हमने मान ली X2। क्या मान ली, X2। एंड X2 इज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट R एट टाइम T2। तो प्यारे बच्चे, एक बार पुनः देख लीजिए, हमने अभी तक क्या किया। हमने फॉर ए कैलकुलेशन ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एक रिएक्शन का एवरेज रेट की कैलकुलेशन के लिए एक ग्राफ इज प्लॉटेड, एक ग्राफ खींचा है बिटवीन किसके, डिफरेंट वैल्यू ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट R एंड कोरस्पेंडिंग वैल्यू
और जो उसके साथ साथ जो टाइम के चेंजेज आता गया है, टाइम की जो वैल्यू है उनके बीच में ग्राफ खींचा है, जैसा कि एज शोन इन बिलो फिगर, जो नीचे फिगर में ये हमने दिखाया है। अब कैलकुलेशन करना हम सीख रहे हैं। माना कि फॉर ए रिएक्शन, रिएक्टेंट हमारा आर है जो किस में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट पी में। उसके लिए हमने क्या माना, लेट x1 इज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर। हमने t1 टाइम पर कितनी कंसंट्रेशन मान ली, उसकी x1 मान ली। लेट x1 इज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर एट टाइम t1 और x2 इज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर एट टाइम t2। और t2 टाइम जो हमारा ये है, इसके ऊपर हमने कंसंट्रेशन कितनी मान ली रिएक्टेंट की, x2। अब इसके बाद हम देखते हैं, सो चेंज इन कंसंट्रेशन कितनी हुई। इनिशियल स्टेट में यानी शुरू के टाइम पर कंसंट्रेशन थी x1 और t2 टाइम पर कंसंट्रेशन थी x2, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन हुआ, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कितना चेंज हुआ, फाइनल जो कंसंट्रेशन है x2 उसमें से हम इनिशियल कंसंट्रेशन जो घटा देते हैं। और इसी तरह चेंज इन टाइम कितना हुआ, चेंज इन टाइम, तो टाइम में कितना चेंज हुआ, इनिशियल टाइम t1 था और फाइनल टाइम t2 हो गया, यानी t2 माइनस t1। तो इस प्रकार हमने चेंजेस निकाल लिया। और अब आप जानते हो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जिसको हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट और डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। यानी इट मीन्स चेंज इन कंसंट्रेशन है x2 माइनस x1 और डिवाइड बाय चेंज इन टाइम क्या है, t2 माइनस t1, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा x डिवाइड बाय डेल्टा t। ये हमारा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इस तरह ग्राफ की हेल्प से किसी भी टाइम पीरियड के बीच में, जैसे 10 और 15 के बीच में हमें कैलकुलेट करना हो तो चेंज इन टाइम हो जाएगा 15 माइनस 10 यानी 5 मिनट, और इसके ऊपर जो कंसंट्रेशन होगी और 15 पर जो कंसंट्रेशन, उनका भी चेंजेस हम कैलकुलेट करके और चेंज इन टाइम से डिवाइड करके हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। इस प्रकार सबसे पहले हम ग्राफ खींचना होगा अलग अलग वैल्यू पर, और उस ग्राफ की फिर हेल्प से हम किसी भी टाइम पीरियड के लिए उसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ कैलकुलेशन के लिए भी हम क्या करेंगे, एक ग्राफ खींचेंगे। सिमिलरली इसी प्रकार फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, वही ए ग्राफ इज प्लॉटेड, ग्राफ खींचा जाता है किस किस के बीच, बिटवीन डिफरेंट concentration of reactant and
corresponding value of time as shown in below figure। देखिए एक बार फिर वही ग्राफ खींचते हम। वाई एक्सिस पर क्या लेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेंगे। एक्स एक्सिस पर क्या लेंगे, टाइम। वही सेम एक बार सेम वैल्यू के लिए मैं खींचता हूँ। टाइम हमने 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट एंड सो ऑन। ये हमने टाइम लिया एक्स एक्सिस पर, मान लिया इन मिनट में ले लिया या आप सेकंड में ले लीजिए, कुछ भी आप एक बार टाइम किनेटिक ले सकते हैं। वो रिएक्शन टाइम के अंदर कंप्लीट हो, मिनटों के अंदर कंप्लीट होती है तो टाइम आप मिनट में ले सकते हैं। सेकंडों में अगर वो कंप्लीट होती है तो फिर टाइम हम यानी ग्राफ बनाने के लिए इन सेकंड्स में ले लें। वाई एक्सिस पर हम कंसंट्रेशन लेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और मोल पर लीटर में हम लेंगे, मोल पर लीटर में। ये देखिए हमने यही 0.01, 0.02, 0.03, 0.04 एंड 0.05 सेम ग्राफ हमने लगभग बनाया है जो हमने एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के लिए बनाया था। वही ये 0 है, यानी 0 टाइम पर पॉइंट टाइम के लिए 0 दर्शाता है और कंसंट्रेशन के लिए पॉइंट क्या वैल्यू शो कर रहा है, 0। अब 0 टाइम पर तो रिएक्टेंट क्या होता है, सारा रिएक्शन का मटेरियल जो रिएक्टेंट ही होता है, क्योंकि रिएक्शन अभी प्रोडक्ट स्टार्ट नहीं हुई, यानी प्रोडक्ट बनना शुरू नहीं हुआ है। तो 0 टाइम पे हमने कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की मान ली 0.05। जैसे जैसे टाइम कंज्यूम हुआ तो 5 मिनट पर उसकी कंसंट्रेशन हो गई, मान ली कि हमने 0.4, 0.4 से थोड़ी सी हम एक बार कम मान लेते हैं। 10 सेकंड पे फिर और घट गई। इस तरह से टाइम कंज्यूम होता गया और उसकी कंसंट्रेशन भी डिक्रीज होती गई और कुछ ग्राफ हमारा इस तरह का आ गया। ये ग्राफ कुछ इस तरह का ग्राफ हमारा बना। ये रफली हैंड से बना रहा हूँ मैं। तो अब इसमें इंस्टेंटेनियस रेट निकालने के लिए हम कोई टाइम पीरियड नहीं लेते हैं, जैसे हमने पिछले समय में एक टाइम गैप लिया था, जैसे 5 से 20 सेकंड के बीच का ले लिया या 10 से 25 का। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में कोई भी एक एट ए इंस्टेंट मीन्स कि किसी भी इंस्टेंट पर, जैसे हम इस इंस्टेंट पर रेट ऑफ रिएक्शन निकालना चाहते हैं, ये टाइम पर एट इंस्टेंट इस क्षण पे हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालना चाहते हैं। तो इस क्षण पर हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालना चाहेंगे तो हमारे लिए हम कैसे निकाल पाएंगे। देखिए जिस भी थ्रू अगर ग्राफ की हेल्प से हम इंस्टेंटेनियस रेट निकालना चाहते हैं, जिस टाइम पर भी हम निकालना चाहते हैं, जिस अक्षण भी निकालना चाहते हैं, उस अक्षण से हम एक परपेंडिकुलर लेके जाएंगे तो जो कर्व के ऊपर मीट करेगा, कर्व से मिलेगा, उस पॉइंट के ऊपर हम उस कर्व का एक टेंजेंट हम खींचेंगे। टेंजेंट मीन्स उसके बिल्कुल जैसे एक स्पर्श रेखा होती है, ये एक टेंजेंट हम खींचेंगे और वो टेंजेंट ये जो हमने यानी इस कर्व का एक स्लोप खींचा है, ये
जिसे हम टेंजेंट भी कह रहे हैं, ये जो एक्स एक्सिस को भी मीट करेगा और वाई एक्सिस को भी मीट करेगा। जैसे वाई एक्सिस को मान लीजिए मीट कर रहा है ए पॉइंट पर और एक्स एक्सिस को ये मीट कर रहा है मान लिया बी पॉइंट पर। तो इस प्रकार से एक ग्राफ खींचने के बाद क्या किया जाता है, ग्राफ खींचा जाता है और ग्राफ खींचने के बाद हमने इसमें एक्स्ट्रा काम क्या किया, जिस टाइम पे भी हम निकालना चाहते हैं उस पॉइंट पर, जैसे ये पॉइंट हमारा हमने क्या मान लिया P, तो उस पॉइंट पर एक क्या ड्रा किया जाएगा, टेंजेंट। कर्व के पॉइंट P पर एक टेंजेंट ड्रा किया जाएगा। ग्राफ खींचा, ग्राफ खींचने के बाद क्या है, देन ए टेंजेंट is drawn to the curve। जो ग्राफ कर्व फॉर्म में है उस कर्व के ऊपर एक टेंजेंट ड्रा किया जाता है एट द पॉइंट P पॉइंट पर हमने ये टेंजेंट ड्रा किया। अब इस टेंजेंट P पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रा किया है इसका जो स्लोप होगा, स्लोप हम टेंजेंट थीटा से ड्रा करते हैं, मैथमेटिकली में आप अच्छी तरह जानते हैं। तो अब हम इस टेंजेंट का स्लोप हम कैलकुलेट करेंगे। तो द स्लोप ऑफ टेंजेंट, और स्लोप जो टेंजेंट का कैसे कैलकुलेट किया जाता है, टेंजेंट थीटा निकालकर। टेंजेंट थीटा क्या करेगा, हमें गिव्स द इंस्टेंटेनियस रेट एट इंस्टेंट ऑफ टाइम। कैसे, जैसे इस पॉइंट पर है तो इस पॉइंट पर हमने इस कर्व पर एक टेंजेंट खींचा, उसका टेंजेंट थीटा कैलकुलेट करेंगे और जो टेंजेंट थीटा कैलकुलेट करेंगे वो जो वैल्यू आएगी वो क्या देगी, इस रिएक्शन का इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ। मान लिया इस पॉइंट पर निकालना चाहते हैं हम, तो यहाँ पर फिर हम एक टेंजेंट खींचेंगे और वो टेंजेंट जो खींचेंगे उसका जो स्लोप आएगा टेंजेंट थीटा, वो हमें इस इंस्टेंट पर हमें रेट ऑफ रिएक्शन बताएगा। तो कैसे, अब इसका हम टेंजेंट थीटा कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जिसे हम क्या करें, टेंजेंट थीटा के द्वारा भी रिप्रेजेंट करते हैं। टेंजेंट थीटा आपको पता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस होता है। परपेंडिकुलर कितना हुआ इसके लिए, OA, और डिवाइड बाई ये O पॉइंट मान रहे हैं हम, OB, बेस कितना हुआ, OB। तो इस प्रकार हम ग्राफिकली ये इसका स्लोप निकाला। और हमने अभी बात की थी कि जिस पॉइंट पर भी, जिस इंस्टेंट पर भी हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना चाहते हैं उस पॉइंट पर हम एक टेंजेंट खींचेंगे और उस टेंजेंट को ड्रा करने के बाद उसका जो स्लोप आएगा वो हमें क्या बताएगा, रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कौन बताएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी OA डिवाइड बाई OB। इस प्रकार से हम एक रिएक्शन के लिए अलग अलग वैल्यू पर रिएक्टेंट की अलग अलग कंसंट्रेशन वैल्यू पर और उसके द्वारा लिए गए टाइम की वैल्यू पर ग्राफ खींचकर और किसी भी इंस्टेंट पर हम उसका रेट ऑफ रिएक्शन ग्राफ की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। आशा है आपको ये इस तरह से ग्राफ खींचकर किसी भी डिफरेंट वैल्यू पर आप किसी भी रिएक्शन का इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं और एवरेज रेट ऑफ
रिएक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। किसी रिएक्शन की रेट को यानी उस रिएक्शन की स्पीड को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं यानी प्रभावित करते हैं। द रेट ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्शन का जो रेट है, जो स्पीड है, वो इज अफेक्टेड बाय द फ्लोइंग फैक्टर, निम्नलिखित फैक्टर्स के द्वारा वो अफेक्ट होता है। नंबर 1, पहला जो फैक्टर है वो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स में आप क्या देखेंगे कि इसके लिए एक हम एग्जांपल लेते हैं कि आपने कोई लकड़ी का बुरादा लिया, मान लिया कि आपने 100 ग्राम बुरादा लिया और उसको आपने जलाया। तो आप देखेंगे शुरू में आप उस बुरादे को जलाएंगे तो बहुत तेज़ी से जलेगा, लेकिन फिर जैसे जैसे उसकी मात्रा कम होती जाएगी, इट मीन्स उसकी कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, तो उसकी जलने की स्पीड भी कम होती जाएगी। इट मीन्स कि जो बर्निंग रिएक्शन है उसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन हो स्लो होता जा रहा है। ये आप एक एग्जांपल और लीजिए कि आपके पास काफ़ी सारा मोम है और उस मोम को आप जला रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास 100 ग्राम मोम है और वो 100 ग्राम मोम आपने जलाया और उसमें से आप देखेंगे कि 50 ग्राम मोम पहले 5 मिनट में जल जाता है। इट मीन्स 50 ग्राम मोम पहले 5 मिनट में जला, तो यहाँ पर रिएक्शन की जो स्पीड हुई वो 50 ग्राम डिवाइड बाई 5 मिनट यानी 10 ग्राम पर मिनट के हिसाब से यहाँ रिएक्शन कंप्लीट हुई। लेकिन जो 50 ग्राम मोम बच गया, क्या वो 50 ग्राम बचा हुआ मोम क्या वो भी 5 मिनट में जल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। उसमें आप देखेंगे तो उसमें समय उससे लगभग डबल या ट्रिपल लगेगा। कहने का मतलब इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि रिएक्टेंट की जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होती, रिएक्शन आगे चलती है और रिएक्टेंट की मात्रा कहिए या कंसंट्रेशन घटती जाती है, तो वैसे वैसे रिएक्शन की स्पीड भी यानी रेट ऑफ रिएक्शन भी स्लो होता जाता है। तो इसलिए पहला जो फैक्टर है वह कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो उसमें आप क्या बात लिखेंगे, एज द रिएक्शन प्रोसीड, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करती है, आगे बढ़ती है, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, गोज ऑन डिक्रीजिंग, घटती जाती है विद टाइम। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाती है। वेयर एज कंसंट्रेशन, और जैसे जैसे कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की घटेगी, इट मीन्स रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट गोज ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम, टाइम के साथ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है। when concentration of reactant is high, शुरू में बिल्कुल हाई कंसंट्रेशन होती है, तो तब क्या होता है, द रेट ऑफ रिएक्शन
रेट ऑफ रिएक्शन इज आल्सो हाई, आल्सो हाई। लेकिन जैसे ही उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है, एज द concentration of reactant decreases, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज घटती है तो रेट भी क्या हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो डिक्रीजेस। इसका एग्जांपल मैंने जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल या बर्निंग ऑफ कैंडल, वो आप देख सकते हैं। जैसे कोल का एग्जांपल लें तो आपके पास मान लीजिए कि 10 किलोग्राम कोल है, तो पहले जलाएंगे तो बहुत तेज़ी से जलता है, यानी पहले 10 मिनट में हो सकता है कि वो आधा जल जाए, और जो बचा हुआ आधा है वो फिर 10 मिनट में नहीं, वो हो सकता है कि 20 मिनट ले के। तो अगर पहला जो 10 किलोग्राम कोल है वो 10 मिनट में जल गया तो वहाँ पर फिर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुआ, 1 किलोग्राम पर मिनट। और बाद में जो 10 किलोग्राम बच गया वहाँ पर वो सारा अगर जल जाएगा तो 20 मिनट लगाएगा, तो वहाँ पर जो चेंज आया कंसंट्रेशन, वो 10 का 10 जल गया, इसमें 10 चेंजेज आ गया। लेकिन यहाँ समय कितना लगा बाद वाले में, 20 मिनट। तो टाइम से डिवाइड करेंगे तो वहाँ पर आएगा 10/20 यानी 1/2 का रेट ऑफ रिएक्शन आएगा। तो इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होता जाता है। तो दूसरा जो फैक्टर है वो बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है टेम्परेचर। दूसरा फैक्टर जो रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करता है यानी अफेक्ट करता है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर का मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आप देता हूँ कि आप लकड़ी को ही देख लीजिए, क्या वो लकड़ी सर्दियों के समय तेज़ी से जलती है या गर्मियों के समय। गर्मियों के समय टेम्परेचर अधिक होता है, और जब टेम्परेचर अधिक होता है खासकर एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसको एनर्जी चाहिए होती है, वो रिएक्शन तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ बहुत तेज़ी से ही उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो फिर भी मैं यहाँ पर जो एग्जांपल ले रहा हूँ वो लकड़ी के जलने का ले रहा हूँ, तो वो आप देखते हैं कि गर्मियों में बहुत तेज़ी से जलती है और सर्दियों में उसकी जलने की दर कम हो जाती है, यानी टेम्परेचर बढ़ने के साथ रिएक्शन का रेट भी बढ़ जाता है। तो ये बड़ा सिंपल सा है टेम्परेचर का फैक्टर, रेट ऑफ रिएक्शन increases with increase in temperature, increase in temperature। और इसमें जो मेन बात याद रखने की है, अहम पॉइंट वो ये है, इट इज़ फाउंड दैट, ये एक एक्सपेरिमेंटली पाया गया है, इट इज़ फाउंड दैट रेट ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्शन की स्पीड है वो क्या हो जाती है, बिकम डबल, वो डबल हो जाती है, बिकम डबल। कब, जब 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है। फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, अगर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए रिएक्शन का तो फिर उसका रेट ऑफ रिएक्शन यानी उसकी स्पीड डबल हो जाती है, चाहे वो रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक हो चाहे वो एंडोथर्मिक, इवन इफ द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, चाहे वो आपकी एंडोथर्मिक हो और एक्सोथर्मिक, चाहे वो आपकी एक्सोथर्मिक हो, तो रिएक्शन का रेट डबल हो जाता है टेम्परेचर 10 डिग्री इंक्रीज होने पर। तीसरा जो फैक्टर है
वो है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। तीसरा फैक्टर है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की नेचर पर भी डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे मैं बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पर लेता हूँ। मान लिया आपके पास एक बर्तन में डीजल है और दूसरे में पेट्रोल है, और दोनों में एक एक लीटर आपने लिया है। दोनों बर्तनों में 1 लीटर डीजल लिया और 1 लीटर पेट्रोल लिया है। अब यहाँ पर दोनों को आप एक साथ जलाते हैं तो आप देख सकते हैं उसकी रिएक्शन कंप्लीट होने पर जलने में, यानी जलने की जो रिएक्शन है उसमें कौन सा समय कम लेगा। पेट्रोल बहुत ही कुछ ही सेकंडों में जल जाएगा, इट मीन्स उसका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत तेज़ है। लेकिन डीजल उससे ज़्यादा समय लेगा, यानी उसकी तुलना में, पेट्रोल की तुलना में डीजल के जलने का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कम है। तो इस तरह से रिएक्टेंट की नेचर पे भी डिपेंड करता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन also depend on the nature of reactant। जैसे हम यहाँ पर वो जो पहले मैंने पेट्रोल डीजल का एग्जांपल लिया था वो बिल्कुल एक डेली लाइफ से उठाया था। अब एक थोड़ा केमिकल रिएक्शंस जो लेबोरेटरी रिएक्शन है उसका हम एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल हम लेते हैं, सोडियम जो है, सोडियम रिएक्ट विद वाटर वेरी फास्ट। पानी में सोडियम डालते ही तुरंत ही रिएक्शन कर जाता है, आग पकड़ लेता है। बट आयरन रिएक्ट विद वाटर वेरी स्लोली, वो काफ़ी समय लगाता है। इसी तरह और भी आप एक एग्जांपल ले सकते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा एग्जांपल, अगर आप नाइट्रिक ऑक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन से और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, ये रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। और अगर आप इसकी जगह नाइट्रिक ऑक्साइड या NO की जगह CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड को रिएक्ट करवाते हैं ऑक्सीजन से, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनती हैं। ये रिएक्शन बहुत ही स्लो है। तो इस प्रकार आप इसे समझ सकते हैं कि यहाँ रिएक्शन का जो रेट है वो रिएक्टेंट की नेचर पे भी डिपेंड करता है। तीसरा जो फैक्टर अपना है वो है, 3 फैक्टर हो गए, सॉरी। चौथा जो फैक्टर है वो है प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट। कैटेलिस्ट पे भी कुछ रिएक्शन डिपेंड करती हैं। प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट की प्रेजेंस पे भी डिपेंड करता है। जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की जो रिएक्शन है वो हम अगर बिना कैटेलिस्ट करवाते हैं तो बहुत ही स्लो, या कह सकते हैं वो रिएक्शन पूरी ही नहीं होती। लेकिन जैसे ही हम आयरन कैटेलिस्ट ले लेते हैं तो वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन होकर क्या बन जाता है, अमोनिया। रिएक्शन का रेट इंक्रीज हो जाता है। तो इस प्रकार एक कैटेलिस्ट है ना, एक कैटेलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन मैनी टाइम्स, कई गुना रेट उसका बढ़ा देता है
without undergoing any change in itself। खुद में कैटलिस्ट अपने खुद में बिना कोई चेंज करे भी वो रिएक्शन के रेट को कई गुना बढ़ा देता है, इसलिए कैटलिस्ट भी रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करता है। और लास्ट फैक्टर जो हम पढ़ रहे हैं, सॉरी फिफ्थ, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का सरफेस एरिया भी। यहाँ पर आप एक एग्जांपल लीजिए कि मान लीजिए कि लकड़ी का एक गुटका है, उसको आप जलाएंगे तो वो 100 ग्राम का गुटका है, उसको आप जलाएंगे तो हो सकता है उसमें आपको 10 मिनट लगे। लेकिन उसी गुटके को अगर आप बुरादे के रूप में पाउडर रूप फॉर्म में ले आएँ, चूर्ण रूप में ले आएँ और फिर आप उसको जलाएं तो बहुत ही जल्दी जल जाएगा, यानी कम समय में जल जाएगा। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, उसके जलने की जो दर है वो बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है। इसी तरह एक एग्जांपल और आप लीजिए कि एक लोहे की कील है और उसको आपने पानी में हवा में रख दिया जिसमें वो जंग लगना शुरू होगा, तो वो जंग लग कर पूरी लोहे की कील काफ़ी दिनों के बाद पूरी की पूरी जंग में बदलेगी। परंतु वही लोहे की कील अगर पाउडर फॉर्म में है, चूर्ण रूप में है, और फिर उसको पानी या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रख दिया तो वो कुछ ही समय दिनों में कील की तुलना में बहुत ही कम समय में वो पूरी की पूरी जंग में बदल जाएगी। इट मीन्स क्या है, जब उसको चूर्ण फॉर्म में लेके आ रहे हैं, पाउडर फॉर्म में लेके आ रहे हैं, तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो इस तरह से सरफेस एरिया बढ़ने से रिएक्शन का रेट काफ़ी तेज हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जितना अधिक एरिया होगा रिएक्टेंट का उतने ही रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। लार्जर द सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, जितना अधिक रिएक्टेंट का जितना अधिक एरिया होता है, फास्टर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन का रेट, उस रिएक्शन की होने की जो गति है, दर है, स्पीड है, वो उतनी ही अधिक होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब यहाँ हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको और भली भांति समझ में आ जाएगा। जैसे जो सॉलिड आयोडीन है, सॉलिड आयोडीन रिएक्ट स्लोली, वो बहुत धीरे धीरे रिएक्ट करती है, बट या कहिए वेयर एज, जबकि जो उसके वेपर है, वाष्प है जो आयोडीन के, आयोडीन रिएक्ट फास्टर, बहुत तेज़ी से वो गति रिएक्शन करते हैं। इसमें एक एग्जांपल और ले सकते हैं आप, जैसे मैंने लकड़ी का लिया था, ए लॉग ऑफ वुड, एक लकड़ी का जो गुटका है, बर्न स्लोली, वो धीरे धीरे जलता है, बर्न्स स्लोली, वो धीरे धीरे जलता है, किसकी तुलना में, देन द चिप्स मतलब उसकी पतली पतली जो परतें बना लें, यानी उसके छिलका के रूप में ले लें, चिप्स ऑफ वुड। तो इसी तरह और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं कि जो बिग क्रिस्टल, जो बड़े कण क्रिस्टल है चीनी के, वो स्लोली धीरे धीरे घुलते हैं, जबकि जो बारीक चीनी होती है, फाइन क्रिस्टल होते हैं, वो डिजोल्व फास्ट। वो भी एक प्रोसेस है, डिजोल्व एक, ठीक है, वो फिजिकल प्रोसेस है, वो केमिकल रिएक्शन तो नहीं है, लेकिन उससे भी आप एक रिएक्टेंट के सरफेस एरिया से
रिलेटेड आप उसकी रेट ऑफ रिएक्शन देख सकते हैं। वो केमिकल रिएक्शन है होकर फिजिकल रिएक्शन है। अब लास्ट जो इसमें पॉइंट है, जो फैक्टर है जिस पर रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है, वो है प्रेजेंस ऑफ लाइट। प्रेजेंस ऑफ लाइट या ये कहिए एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन क्या? एक्सपोजर। यहाँ ये फैक्टर कहाँ काम करता है? खासकर उन रिएक्शन में जिनको लाइट की ज़रूरत होती है, यानी फोटोकेमिकल रिएक्शन जो होती है, जैसे फोटोसिंथेसिस या हमारी एक सिल्वर ब्रोमाइड की रिएक्शंस थी जो फोटोग्राफी में यूज होती हैं। जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं उनके ऊपर इसका काफ़ी असर पड़ता है। तो यानी फोटो केमिकल रिएक्शंस कौन सी होती हैं? जो लाइट की प्रेजेंस में होती है। तो विच टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। वो रिएक्शंस फोटोकेमिकल प्रोसेस में क्या होती है? आर स्लो इन डार्क जोन में तो वो काफ़ी स्लो होती हैं। बट दीज रिएक्शन, लेकिन ये जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन हैं आर वेरी फास्ट as soon as जैसे इनको क्या किया जाता है? दे आर ब्रॉट, उनको इन सनलाइट में लाया जाता है, तो वो बहुत ही फास्ट होती है। इसका एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। एक तो फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन है या प्रोसेस है, आपको तो उसमें क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और क्लोरोफिल्स की प्रेजेंस में होती है, और सनलाइट वो किस में चेंज हो जाती हैं? C6H12O6 प्लस O2। ये लाइट की प्रेजेंस में बड़ी फास्टली होती है। इसी तरह एक एग्जांपल और आप ले सकते हैं। दूसरा, मीथेन की जब क्लोरीनेशन किया जाता है, क्लोरीन गैस से रिएक्शन करवाई जाती है सनलाइट की प्रेजेंस में, तो वो भी बहुत फास्ट होती है। क्लोरीन हाइड्रोजन को रिप्लेस करता रहता है। क्लोरो, ये हमारा क्या था? मीथेन, और ये क्या बन गया? क्लोरो मीथेन। तो प्यारे बच्चों, ये इस तरह से 6 फैक्टर एक रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं। मैं एक बार फिर इन्हें रिपीट कर देता हूँ जल्दी से। पहला फैक्टर था कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जैसे ही रिएक्शन प्रोसीड करती है तो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की डिक्रीज होती जाती है टाइम के साथ, प्रोडक्ट में चेंज होता रहता है रिएक्टेंट, ठीक है। तो इसलिए कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट गोज ऑन इंक्रीजिंग, वो बढ़ती जाती है प्रोडक्ट की। इसलिए व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज हाई, जो शुरू में रिएक्टेंट की शुरुआती टाइम में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हाई होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी हाई होता है, यानी रिएक्शन बहुत ही तेज़ी से होती है। जैसे आप शुरू में किसी भी मोम या लकड़ी को जलाते तो वो तेज़ी से जाती है। एज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जैसे जैसे घटती जाती है, जैसे मोम जलने से मोम की मात्रा घटती जाती है, तो फिर उस रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो डिक्रीजेज। दूसरा पॉइंट था टेम्परेचर का। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये बिल्कुल सीधा है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगा। और इट इज़ फाउंड दैट, और ये पाया गया कि रेट ऑफ रिएक्शन बिकम डबल फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में 10 डिग्री राइज होने पर
रिएक्शन का रेट डबल हो जाता है, चाहे वो रिएक्शन आपकी एंडोथर्मिक हो या फिर एक्सोथर्मिक हो। तीसरा फैक्टर्स था आपका नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स में क्या है, बिल्कुल रिएक्टेंट की नेचर पे डिपेंड करती है। कुछ रिएक्टेंट तो ऐसे होते हैं जो बहुत ही जल्दी बहुत ही हाई रिएक्टिव होते हैं, जैसे सोडियम है, पानी में डालते ही आग पकड़ लेता है, लेकिन आयरन तो नहीं पकड़ता, उसको तो काफ़ी दिन लग जाते हैं रिएक्शन करने में। तो इसलिए रिएक्टेंट की नेचर पे भी डिपेंड करता है। रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ रिएक्टेंट। फॉर एग्जांपल सोडियम रिएक्ट विद वाटर वेरी फास्ट बट आयरन रिएक्ट विद वाटर वेरी स्लोली। या फिर एक आप ये देखिए, नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड इसका नेम है, वो उसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, तो बहुत ही फास्ट होती है। लेकिन कार्बन का जो मोनोऑक्साइड है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड में तो वो काफ़ी स्लो होती है। और चौथा जो हमारा था वो था प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट भी रिएक्शन के रेट को बढ़ाने में हेल्प करता है। जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच की रिएक्शन बहुत ही स्लो यानी इम्पॉसिबल जैसी है, लेकिन जैसे ही कैटलिस्ट आयरन की प्रेजेंस हो जाती है तो रिएक्शन फिर काफ़ी तेज हो जाती है, यानी अमोनिया बनना शुरू हो जाता है। तो एक कैटलिस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन मैनी टाइम। तो एक कैटलिस्ट है वो रेट ऑफ रिएक्शन को कई गुना बढ़ा देता है विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज इन सेल। और खुद में कोई भी कैटलिस्ट में कोई चेंज नहीं होता, लेकिन रिएक्शन का रेट कई गुना बढ़ा देता है। तो फिफ्थ था वो सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। जितना भी रिएक्टेंट का ज़्यादा एरिया होता है, लार्जर द सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट इज, जितना अधिक होता है तो फास्टर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन का रेट उतना ही तेज होता है। इसका एग्जांपल आप जैसे सॉलिड आयोडीन है, वो बिल्कुल थोड़ी सी कठोर जो थोड़ा सा एरिया घेरे हुए होता है सॉलिड फॉर्म में, तो वो स्लोली रिएक्ट करता है। लेकिन अगर उसको वेपर बना लिया जाए जिससे वो फैल जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, फिर वो रिएक्ट बहुत ही फास्ट करेगा। इसका एग्जांपल है कि लकड़ी का जो लॉग है वो बर्न स्लोली, वो धीरे धीरे जलता है देन द चिप्स ऑफ वुड। लेकिन उस वुड की जो चिप्स बनी होती है, पतली पतली पत्तियाँ सी बन जाती है, तो फिर वो तेज़ी से जलता है। और लास्ट था प्रेजेंस ऑफ लाइट या कहिए एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन। जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है जो विच टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, जो लाइट की प्रेजेंस में होती है, वो आर स्लो इन डार्क, वो डार्क स्पेस में तो स्लो होती हैं, बट दीज रिएक्शन आर वेरी फास्ट हैं, लेकिन रिएक्शन बहुत ही तेज़ हो जाती है एज सुन एज दे ब्रॉट इन सनलाइट, जैसे उनको सनलाइट में लाया जाता है। तो इसलिए इसका एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस आपको पता है, रात को सनलाइट नहीं होती तो लगभग न के बराबर ही होती है प्रोसेस, लेकिन दिन में जैसे जैसे रोशनी तेज़ होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी तेज़ हो जाती है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। दूसरा एग्जांपल ये मीथेन का, अगर ये सनलाइट नहीं होगी तो ये दोनों रिएक्ट नहीं करते, लेकिन सनलाइट के प्रेजेंस में ये क्लोरीन हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देती हैं, क्लोरो मीथेन बन जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज के ये 2 टॉपिक्स थे। आशा है मुझे कि आपको ये समझ में आए होंगे। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। और दूसरा, मैं आपसे ये आशा रखता हूँ कि आप साथ के साथ अपना होमवर्क पूरा करेंगे। वीडियो लेक्चर्स में आप देखते हुए अपने ये सारे पॉइंट्स अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और आप बहुत ही एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में ये सारा होमवर्क साथ के साथ करेंगे। और कोई समस्या आएगी तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट करके आप ज़रूर अपनी क्वेरीज लेंगे। थैंक यू वेरी मच।